नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की नॉडल लेक्चर सीरीज में। आज हम आ गए हैं हमारे 12th लेसन पर, जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में डेफिनेशंस नंबर 2। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, आपके परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। तो भाई सबसे पहले ये बता दो कितने स्टूडेंट ने पूरे 12 सेशन अच्छे से देख लिए, इंक्लूडिंग टुडेज सेशन। सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, अच्छे से पढ़ लिया, कंफर्म करो। और आते ही तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है और अपने 10 से 15 साथियों को अगले कुछ दिनों में हमारे चैनल के साथ जोड़ दो सब्सक्रिप्शन के जरिए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे 16 जून के डेफिनेशंस नंबर 2 एनवायरमेंट इकोलॉजी का चौथा सेशन है, सीरीज का 12वां सेशन। आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग द जर्नी विथ मी। ये है यूपीएससी का सिलेबस, हमारी पूरी सीरीज केवल इसी के लिए है। ध्यान से देखिएगा, इसके अलग अलग हिस्से में आपके बारीकी से कवर करूंगा। साथियों, हमारा 6 जुलाई से एसएनटी क्रैकर कॉम्बो कोर्स आ रहा है और 8 जुलाई से इकोनॉमी क्रैकर। दीज आर वंडरफुल कोर्सेस। आज क्या जानकारी लेके एनरोल करें। आज का सिलेबस आपके सामने है, आज का एजेंडा आपके सामने है। वी विल स्टार्ट विद अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन, क्योंकि वो इसका पार्ट 1 था। और उसके तुरंत बाद प्यारे साथियों हम चलेंगे एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, फूड चेन्स, फूड वेब्स, ग्लॉसरी एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। 30 मिनट में बहुत कुछ कवर कर लेंगे। शुरू करें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ द प्रीवियस डेफिनेशंस। तो ये जो हमारा डेफिनेशंस का पूरा एक सीरीज शुरू किया एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बहुत सारी हैं, अच्छे से कवर करेंगे। पहले में हमने क्या क्या देखा, 1 मिनट में रिव्यू कर लो। हमने एनवायरमेंट और इकोलॉजी की फंडामेंटल डेफिनेशंस देखी, उनके इंटरकनेक्शंस देखे, किस प्रकार से सूर्य एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का पृथ्वी के लिए, उसको समझा, आगे की चेन कैसे चलती है वो देखा, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट देखे, चारों स्फीयर्स जो पृथ्वी पर हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, उसको समझा। बायोस्फीयर कितना फ्रेजाइल है उसकी हमने बात की। किस प्रकार से लिंकेजेस होते हैं, विद एन एग्जांपल ऑफ अ वॉल्केनो वी हैड सीन दैट। पृथ्वी के ढांचे का हमने एक चित्र देखा। उसके अलावा हमने बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटीज, ऑर्गेनिजम्स की लिंक देखी और ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट्स की आवश्यकता होता है वो देखा। हाउ लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अर्थ, 5 लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर देखा। रिवीजन हो रहा है ना अच्छे से, ये सब हम पढ़ चुके हैं और हमने ये चार्ट देखा था। तो अब समय आ गया है कि हम फटाफट आज का काम शुरू कर दें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हाउ लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अर्थ। याद आया आपको? अब ये जो लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन है 5 लेवल्स में, हम थोड़ा नीचे भी उतर जाते हैं और हम थोड़ा आगे भी निकल जाते हैं। तो अब देखिए क्या होगा। तो अब हम थोड़ा नीचे भी आ गए और थोड़ा ऊपर भी चले गए। तो जब हम नीचे गए तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लेनेट अर्थ एटम पर आ गए। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, प्रोटोप्लाज्म, वहां से आ गए टिश्यूज, वहां से आ गए ऑर्गन्स, फिर आगे की पूरी चेन। फिर बायोस्फीयर के आगे गए तो अर्थ है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, क्लस्टर है और फाइनली जो सबसे मेगा स्ट्रक्चर है वो है यूनिवर्स। तो फिर ये भी कहते हैं कि शायद दुनिया में यानी कि ब्रह्मांड में एकमात्र हमारा यूनिवर्स नहीं है, पैरेलल यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द पैरेलल यूनिवर्सेस थ्योरी? प्लीज डू लेट अस नो, एंड व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ ओरिजिन्स ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस, उस बारे में भी अगर कुछ पता हो तो बताइएगा। आइए दोस्तों, आज का काम स्पेसिफिकली शुरू कर देते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए एक बार। और इसके तुरंत बाद हम चलेंगे हमारे सेकंड पार्ट, फूड चेन्स पर। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको मजा आएगा। मजा तो आ ही रहा है भाई। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है प्यारे दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और वहां से वो ऊपर के फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल कंज्यूमर्स तक जाता है। और इसी फ्लो ऑफ एनर्जी को हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। तो जो सूर्य से ऊर्जा आई वो टॉप मोस्ट कंज्यूमर तक जो गई, उस प्रोसेस का नाम है एनर्जी फ्लो। क्लियर हो गया? ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल चलता है, ये उल्टा नहीं जा सकता। एनर्जी फ्लोज थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, एनीथिंग रिलेटेड टू फीडिंग और न्यूट्रिशन, यानी खाने से संबंधित या पोषण लेने से संबंधित जो शब्द है उसका नाम होता है ट्रॉफिक। तो ट्रॉफिक के लेवल्स होते हैं किसी भी फूड चेन में, फूड वेब में, इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल पिरामिड में, जो कि 3 तरह के हो सकते हैं। सुना है आपने 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स? किस किस पैरामीटर पर होते हैं बताइए दोस्तों, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। हर लेवल पर ऊर्जा का लॉस होता चला जाता है। एनर्जी जितनी अंदर आई फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर, थर्ड लेवल पर, फोर्थ लेवल पर, एनर्जी का लॉस होते 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 ऊपर जाता है। याद रखिएगा, एनर्जी गेन नहीं होती है, हर लेवल पर हीट एनर्जी का लॉस होता है।
ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव जंतु का ट्रॉफिक लेवल किसी भी फूड चेन में वो कौन से स्तर पे है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, वो उसका ट्रॉफिक लेवल होता है। समझ में आ गया? तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन का मतलब है सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और ये फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड से तय होता है। तो जब हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन, ये तीन चीजों से तय होती है। पहली होती है फूड चेन, दूसरी होती है फूड वेब, और तीसरी होती है इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें से पहले दो तो मैं आज आपको बता दूंगा, और जो तीसरा है वो काफी बड़ा टॉपिक है, उसको हम हमारे नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन 3 में ले लेंगे। अब ये देखिए, ट्रॉफिक लेवल को एक बहुत ही सरल डायग्राम से बताने की कोशिश की गई है। इसमें फूड चेन भी है, एक छोटी सी फूड वेब भी है, और ट्रॉफिक लेवल तो बहुत अच्छे से है। तो जो फर्स्ट लेवल है प्लांट्स का, उसको बाहर से ऊर्जा दी गई। फर्स्ट लेवल प्लांट को ऊर्जा बाहर से मिलेगी, तो वो मिलेगी उसको सूर्य देवता से। समझ में आ गया? पृथ्वी पे तो एक ही स्रोत है, सारी एनर्जी वहीं से आती है। इनफैक्ट ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी पे जो सारी एनर्जी है ये आई कहां से? ओरिजिनली गैस का बादल था, वो सब अपने आप पे कोलैप्स हुआ, ग्रेविटेशनल कोलैप्स जो हमने बात की है, उससे बना सूर्य। उस पूरा जो धमाके चल रहे थे, उसमें से पृथ्वी का जन्म हुआ, एक बहुत बड़ी खौलती चट्टान। तो प्राइमरीली व्हेन द नेबुला कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ, द हीट compressed and you finally had a sun and all these small objects which actually turned into planet later on, और फिर सारे के सारे एक प्लेन में आ गए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लॉ से। तो पृथ्वी में ऊर्जा सबसे पहले वहां से आई। अब वो हमारे कोर में, आउटर कोर में अच्छे से बैठी हुई है ऊर्जा, और अभी तक गर्म ही है। अब बाहर से जो ऊर्जा आ रही है वो हमारे सूर्य से आ रही है। हमारा वो सूर्य जिसमें प्रति सेकेंड करोड़ों करोड़ों टन हाइड्रोजन जो है हीलियम में तब्दील होता जा रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन से। धमाके, विस्फोट चल रहे हैं। हमें कोई आवाज तो आती नहीं है, क्योंकि साउंड के नॉट ट्रैवल टू अस, क्योंकि बीच में तो प्रैक्टिकली वैक्यूम है। और वो सारे धमाकों से ऊर्जा हम तक पहुंच रही है। जब तक वो चलता रहेगा कुछ करोड़ों सालों तक, प्राइमरी एनर्जी हमको मिलती रहेगी। तो ये तो होगी दादा सूर्य की कहानी। समझ में आ गया ना? तो एक बार मुझे कॉमेंट थ्रेड में न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच का अंतर फटाफट बता दो, और हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है वो भी बताओ। तो दोस्तों, अब ये प्राइमरी एनर्जी आपको जो मिली, फर्स्ट लेवल पर गया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दो प्राथमिक उत्पादक है, वहां तक आया। उसके बाद सेकंड लेवल पर आए प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, उसके बाद थर्ड लेवल पर आए सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद फोर्थ लेवल पर आए टर्शरी कंज्यूमर। चार्ट को अच्छे से देखिए, एक सेकंड का समय देता हूं। तो समझ में आ गया ये चार्ट आपको। अब ऑटोट्रॉफ, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ये है पूरी की पूरी कहानी। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही बेसिक था। इसी का एक दूसरा और देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य से जितना भी प्रति सेकंड हमारे पास ऊर्जा आ रही है, उसका 1% एनर्जी ट्रांसफर, उसमें से 10%, उसमें से 10%, उसमें से 10%, हर स्टेज पे ऊर्जा का, हीट का लॉस हो रहा है। और यही चीज हमने आपको शुरू में भी बताई थी, दैट एट ईच लेवल एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट, सो एनर्जी लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल अपवर्ड एट ईच ट्रॉफिक लेवल। आ गया क्लियर प्यारे दोस्तों? तो ये देखने के बाद अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहता हूं, जो ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफिक कास्केड। अब ये ट्रॉफिक कास्केड क्या होता है? अभी ट्रॉफिक का मतलब हमने देख लिया था ना, एनर्जी और फूड से संबंधित, न्यूट्रिशन से संबंधित। ट्रॉफिक कास्केड को सरल भाषा में देखिए। सबसे ऊपर इस फूड चेन में है ट्यूना। अगर ट्यूना को हमने मार दिया, माइनस का मतलब है खत्म कर दिया, तो जो मीडियम लेवल फिश थी उनका आकार बढ़ जाएगा, उनका नंबर बढ़ जाएगा। वो उनका आकार बढ़ेगा तो जो स्मॉल फिश थी उनका आकार घट जाएगा, यानी उनका टोटल वॉल्यूम घट जाएगा उस इकोसिस्टम में। अगर उनका वॉल्यूम घटेगा तो जूओप्लैंक्टन का वॉल्यूम अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका वॉल्यूम बहुत तेजी से कम हो जाएगा। ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की थ्योरी चल रही है। तो कास्केड इंटरैक्शंस का मतलब होता है कि किसी भी फूड वेब में या फूड चेन में जब कोई एक ऑर्गेनिज्म, अब देखिए ना, ये ट्यूना के साथ हमने कुछ किया, बड़ा खूबसूरत फिश होता है, तो उसका असर जाके फाइटोप्लैंक्टन पर आ गया। फाइटोप्लैंक्टन ने तो सपने में सोचा भी नहीं होगा कि ट्यूना के साथ कुछ हो रहा है तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो कास्केड इंटरैक्शंस अकर इन फूड वेब व्हेन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली अफेक्ट। तो ट्यूना ने इनडायरेक्टली दूसरे को अफेक्ट कर दिया, और हमने बीच में, इंसानों ने बीच में जाके अपना इंटरेक्शन किया, जिससे ये पूरी की पूरी साइकिलें बिगड़ गई। तो कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों कि जब हम फूड चेन और फूड वेब के रूप में हमारी दुनिया के इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक ह्यूमिलिटी का एहसास होता है, हमें हम्बल होने का एहसास होता है कि हमारी गतिविधियों से कहां कहां असर आ रहा है। हम सोच भी नहीं सकते हैं
इकोसिस्टम्स में विजिबल और इनविजिबल लिंक्स इतनी जबरदस्त बनी हैं पिछले 450 करोड़ सालों में जब भी लाइफ बनी है कि एक का असर दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का चौथे पे कहां आएगा विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझता है। वो तो स्टडी करते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है। तो दिस इज ट्रॉफिक कास्केड। यहां तो हम खैर ट्रॉफिक कास्केड की बात कर रहे थे, नॉट नेसेसरीली अ डोमिनो इफेक्ट बट ट्रॉफिक कास्केड। तो मुझे कमेंट थ्रेड में एक बार समझा दीजिए ट्रॉफिक कास्केड का क्या मतलब। तो प्यारे साथियों, ये ट्रॉफिक लेवल का एक और इलस्ट्रेशन है, देख रहे हैं ना आप। एंड मैन बीइंग द सुप्रीम प्रेडेटर, उसके ऊपर तो कोई दूसरा प्रेडेटर पृथ्वी पर तो है ही नहीं। और फिर एक और प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए फिर से मैंने यहां पे एक छोटा सा राइटअप लगाया है, पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूं। प्रोड्यूसर्स विच इज ऑटोट्रॉफ्स आर टिपिकली प्लांट और एल्गी। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो फर्स्ट लेवल पर हैं। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये खुद के लिए खाना बना नहीं सकते तो ये कंज्यूम करते हैं दूसरों से। तो जितने भी प्यारे प्यारे हर्बीवोर हैं, अल्टीमेटली ये सारे शाकाहारी जानवर भी खा तो कुछ रहे हैं ना जो एक तरह से जीवंत है। तो हर्बीवोर भी उन ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं जो फोटोसिंथेसिस की मदद से पूरी पृथ्वी पे कमाल की प्रक्रिया चलाए रखे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, CO2 एमिशन बढ़ रहा है, तो एक्चुअली वो ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा है इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि CO2 तो कंज्यूम ही होता है ना और O2 बाहर आता है। जो डीकंपोजर्स हैं, जिनको हम डेट्राइटिवोर कहते हैं, दे ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिक मैटर एंड वेस्ट एंड रिलीजेस इट अगेन एज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर रिसाइकलिंग। जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनको हम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं और डेफिनेशन में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से मैंने काफी सारे उदाहरणों के साथ आपको ये बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है। इसको थोड़ा सा आगे एडवांस कर लेते हैं हम प्यारे दोस्तों। अब एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, अब लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के माध्यम से थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स, घबराइएगा मत, ये कोई एकदम हम फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं। जो पहला लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, वो क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय मैनकाइंड। मतलब इंसान नहीं बना सकता, कहीं और बनती हो तो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि कहीं भी प्रक्रिया में हम एनर्जी को, वी आर नॉट सीइंग अ फ्रेश क्रिएशन ऑफ एनर्जी और अ फ्रेश डिस्ट्रक्शन, बट वी आर सीइंग दी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। हमारे इकोसिस्टम में भी एनर्जी सूर्य से आ रही है और उसी से आगे की पूरी साइकिल चल रही। तो वी आर नॉट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग एनर्जी, वी आर सिंपली चेंजिंग इट्स फॉर्म। पहला लॉ क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है दैट व्हेनेवर दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस। अगर ऐसा नहीं होता तो परपेचुअल मोशन मशीन पॉसिबल होती। समझ में आया ना? जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ा है उन्हें मालूम है कि परपेचुअल मोशन मशीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो थोड़ा रिसर्च करके हमें कमेंट में बता दें। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जब जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तब तब ऊष्मा का लॉस होगा और एनर्जी का लॉस हो जाएगा। दिस अकर्स व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल। अब आप इकोसिस्टम पर आ जाओ तो फूड चेन या फूड वेब में जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल 1 से 2 से 3 से 4 से 5 पे जाएंगे, एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा। और यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहां पर एक अलग से नोट भी आपको दे दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारे PDF डाउनलोड करके एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। अब एक एक चीज यहां पढ़ाऊंगा तो एक एक लेक्चर 3-3 घंटे का हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो 30 मिनट्स पे मैं आपको जिस्ट दे रहा हूं, पढ़ने का कंटेंट दे रहा हूं, जो आप डाउनलोड फाइल कर ही लेंगे कमेंट में से। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो ये एक और एग्जाम्पल है किस तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं, कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। काफी सारे चार्ट्स के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक वही बात जो है अलग अलग माध्यम से पहुंचे और आपको समझ में आए और मन में इस चीज का डर निकल जाए। ग्रॉस प्रोडक्शन एंड नेट प्रोडक्शन, ये एक और कॉन्सेप्ट होता है। तो ग्रॉस प्रोडक्शन और नेट प्रोडक्शन का क्या मतलब? ट्रू प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक प्लेस ओनली इन क्लोरोफिल पोजेसिंग प्लांट्स एंड सर्टन सिंथेटिक बैक्टीरिया। तो पृथ्वी पर जो प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है, वास्तव में जो सच्चा ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो केवल उन प्लांट्स में हो रहा है जिनके पास अपना क्लोरोफिल है और कुछ सिंथेटिक बैक्टीरिया, और इसी को प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। जो भी लाइट एनर्जी ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको वो फूड एनर्जी में, शुगर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फूड एनर्जी,
वही ग्रॉस प्रोडक्शन होता है, और ये बहुत छोटा सा पोर्शन होता है लाइट एनर्जी का। तो जो ग्रॉस प्रोडक्शन इसमें बना, देखिए ऊपर से सूरज की रोशनी आई, प्लांट्स के ऊपर गिरी, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से भोजन बना, स्टार्च बना, शुगर बना, ये ग्रॉस प्रोडक्शन है, क्योंकि यहां भी हीट बहुत सारी डिसिपेट हो गई। और इसी में से रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस भी चली, वो लॉसेस भी हो गए, लीविंग अ स्टिल स्मॉलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट। तो ग्रॉस और नेट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है। ठीक है, अब चलते हैं फूड चेन्स पर। अभी तक सब समझ में आया? तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन दो प्रकार के होते हैं, और बेसिकली ये एक रिश्ता दिखाते हैं किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग पशु, पक्षियों, प्राणियों और पौधों का। डेट्राइटल फूड चेन जो डेट्राइटस डेट्राइटिवोर्स पे आधारित है, और ग्रेजिंग फूड चेन जो चरने पर आधारित है एक तरह से। और फूड चेन बेसिकली क्या होती है? किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो एकदम लीनियर डायरेक्शन में अगर आप दिखा पाते हो तो वो फूड चेन हो जाती है। अगर 5, 7, 8, 10 फूड चेन्स एक साथ एक इकोसिस्टम में आपस में क्रिस क्रॉस बंधी हुई हैं तो वो फूड वेब हो जाती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो फूड वेब ही है, वो फूड चेन नहीं है। एक्चुअली सब तरफ फूड वेब होते हैं, लेकिन समझने के लिए हम फूड चेन्स को अलग 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 करके देख लेते हैं। लेकिन क्रिस क्रॉस होता है, प्रकृति कभी भी ऐसे लीनियरली चलती नहीं। इट इज फार टू कॉम्प्लेक्स टू बी लीनियर एक्चुअली। अ फूड चेन शो द फूड रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। पहला बिंदु एकदम क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट तो नहीं। वो ये भी बताती है, जो फूड चेन की डायग्राम होती है, जो रिलेशनशिप होती है, एनर्जी और पोषक तत्व, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसर प्लांट से हर्बीवोर और कार्निवोर और डीकंपोजर्स तक कैसे जाते हैं, ये हमेशा प्रोड्यूसर से ही शुरू होगी। और फूड चेन केवल एक पाथ फॉलो करेगा, जैसे जैसे पशु अपना अपना भोजन ढूंढेंगे। हॉक विल ईट अ स्नेक विच हैज ईटन अ फ्रॉग विच हैज ईटन अ ग्रास हॉपर विच हैज ईटन ग्रास। तो इस तरह से फूड चेन चलेगी। समझ में आ गया आपको? अब ये दो तरह की होती हैं, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्राइटल फूड चेन। क्या फर्क है भैया दोनों में? बहुत सिंपल है। अगर आप ग्रेजिंग वाली फूड चेन की बात करेंगे तो जो एनर्जी है इट मूव्स फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर जो चरते हैं उन प्लांट्स को, एंड टू कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। कार्निवोर यानी मांसाहारी, ओमनीवोर यानी शाकाहारी, मांसाहारी दोनों ही हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेयर्स, जो भालू होते हैं ना, दे आर ओमनीवोर, दे आर क्लासिक ओमनीवोर। जो कॉकरोचेस होते हैं दे आर ओमनीवोर। ये कुछ भी खा सकते हैं, ये प्लांट्स भी खा सकते हैं, बेरीज भी खा सकते हैं, जानवर भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ओमनीवोर्स नॉर्मली बड़े रेजिलियंट होते हैं, वो किसी भी मौसम में जी भी सकते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी जो होती है दोस्तों, वो प्लांट से हर्बीवोर्स में जाएगी, वहां से कार्निवोर्स में जाएगी, और वहां से ओमनीवोर में जाएगी जो कि हर्बीवोर को खाते हैं। तो ये रहा आपका ग्रेजिंग फूड चेन। समझ में आ गया? दिस इज अ ग्रेजिंग फूड चेन। अच्छे से देख लीजिए। अब ये मोंगूज जो यहां पे है ना, मोंगूज वैसे मराठी शब्द इतना बता दूं आपको, अंग्रेजी में स्वीकृत हो गया। अंग्रेजी में दूसरी भाषाओं के बहुत सारे शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल पंडित, फॉर एग्जाम्पल गुरु, फॉर एग्जाम्पल मंत्र, फॉर एग्जाम्पल बंदाना, ये सब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। तो मुझे बताइए ऐसे 5 शब्द जो इंग्लिश में आए हैं लेकिन ओरिजिनली इंग्लिश के नहीं है। तो इंग्लिश हैज बीन एब्जॉर्बिंग वर्ड्स वेरेवर द ब्रिटिशर्स वेंट एक्चुअली। एनीवे, ये जो मोंगूज आप देख रहे हैं ना, बहुत खतरनाक जानवर होता है। दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन बड़े बड़े जहरीले सांपों को बहुत आसानी से मार डालता है। और इस मोंगूज के शरीर में वेनम से निपटने के स्पेशल मेटाबॉलिक प्रावधान होते हैं, इसलिए इसके ऊपर वेनम का असर कई बार नहीं होता है। एंड मोंगूज और कोबरा की जो लड़ाई होती है, दे आर स्टफ ऑफ लेजेंड। एनीवे, तो प्यारे दोस्तों, ये हो गई ग्रेजिंग फूड चेन। अब आप बात करें डेट्राइटल फूड चेन की। इसमें क्या होगा भैया? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उनको बैक्टीरिया और फंगाई जो हैं पूरी तरह से डीकंपोज कर देते हैं, एंड दे मूव टू डेट्राइटिवोर्स एंड देन कार्निवोर्स। तो उस तरह से साइकिल चलती है। देख लीजिए पूरा। तो वहां पर जितने भी फंगाई हैं, बैक्टीरिया हैं, उन्होंने उसको डेट्राइटिवोर्स तक खाना पहुंचा दिया ऑर्गेनिक मैटर को, और फिर वहां से वो कार्निवोर्स तक चला गया। तो ये डेट्राइटल फूड चेन होती है। अब आते हैं फूड वेब पर। किसी भी इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में, कभी भी एक सिंगल फूड चेन तो होगी नहीं, हमेशा मल्टीपल होंगी, इंटरलिंक्ड होंगी, और उसी को हम फूड वेब कहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये एक समुद्री फूड वेब है। दिस इज एन ओशनिक फूड वेब। आप देख रहे हैं देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। अच्छा, बाय द वे, यहां पर आपको ये बड़ा प्यारा जीव दिखाई दे रहा है 8 हाथों वाला, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने पिछले 30-40 साल में जितना रिसर्च किया, वो उतने ही अचंभित रह गए हैं। ऑक्टोपस में कोई रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं, क्या कहते हैं ऐसे जानवरों को, और ऑक्टोपस के पास एक बहुत थिंकिंग कॉन्शियसनेस होती है।
ऑक्टोपस नॉट ओनली कैन चेंज इट्स कलर्स एंड द कंप्लीट कॉम्प्लेक्शन, कैमोफ्लेज जिसको कहते हैं, वो एनवायरनमेंट में इतना आसानी से फिट हो जाता है क्योंकि पूरे शरीर का वो रंग और टेक्सचर बदल लेता है। तो कई बार पता भी नहीं चलता है कि वहां ओशन के फ्लोर पे साइड में ऑक्टोपस बैठा है, जब वो चलता है तो दिखता है। तो करोड़ों सालों में एवोल्यूशन ने उसको दिया। बट दे आर थिंकिंग एनिमल, दे हैव कॉन्शियसनेस एंड दे कैन एक्चुअली फील। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो ऑक्टोपसेस आर अ रिमार्केबल क्रीचर, रिमार्केबल स्पीसीज, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। एनीवे वो दिख गया इसलिए मैंने बताया। तो इसके बारे में कुछ और पता हो आपको? पता है वो एक था जिसको फुटबॉल मैच के लिए यूज करते थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इन एन इकोसिस्टम द मल्टीपल इंटरलिंक फूड चेन्स मेक अ फूड वेब। फूड वेब विल शो ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एनर्जी। अब अभी हमने क्या देखा? ट्रॉफिक लेवल चेंज होता है, हीट डिसिपेशन होता है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के हिसाब से। फूड वेब हमें यह बताता है कि कितने सारे मल्टीपल तरीकों से एनर्जी का फ्लो हो सकता है। सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, कितने सारे मल्टीपल तरीकों से एनर्जी का फ्लो चल सकता है ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में। अब अगर बीच की फूड चेन एक भी हटा दी इंसान ने या प्रकृति के किसी एक्सीडेंट की वजह से, आगे के सारे एलिमेंट्स पर असर आ जाएगा। Food web offers more than world alternative for food to most of the organisms in an ecosystem and therefore increases their chance of survival. मान लीजिए कोई एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सिर्फ एक ही फूड चेन है। अब उसमें अगर जरा भी गड़बड़ हो गई तो ट्रॉफिक कास्केड का इफेक्ट आ गया या कुछ भी, कोई स्पीसीज किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई, आगे के सारे मारे जाएंगे। इसीलिए प्रकृति में आज हम जो कुछ देख रहे हैं एज एन एंड रिजल्ट, नॉट एंड रिजल्ट, एज एन ऑनगोइंग रिजल्ट ऑफ 4.5 बिलियन ऑफ एवोल्यूशन, ये 4.5 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का आज सक्सेसफुल मॉडल हमको सामने दिख रहा है। इसमें बहुत सारे फेलियर स्पेसिमेंस भी रहे होंगे जो हमें दिखेंगे नहीं। आपको समझ में आ गया? तो वो चौथा बिंदु बड़ा यूजफुल था। दिस इज अ सिंप्लीफाइड फूड वेब इन अ डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये एक डेजर्ट इकोसिस्टम का एक बहुत ही सरलीकृत चित्र है। ग्रास हॉपर जो होता है वो पौधों को खाता है, जो स्कॉर्पियन है बिच्छू वो ग्रास हॉपर्स को खाता है, फॉक्सेस जो हैं वो आसानी से स्कॉर्पियंस को खा लेते हैं। फॉक्सेस में आपने एक बहुत काम की चीज देखी, फॉक्सेस के आपने ये कान देखे, इतने बड़े बड़े कान प्रकृति ने फॉक्सेस को दिए हैं। ये जितने भी फॉक्सेस हैं, लोमड़ी हैं, इनको बहुत बड़े कान दिए हैं। तो ये जब शिकार करने निकलते हैं रात को या दिन में कभी भी, तो वो उसको नीचे की तरफ रखते हैं और वो जमीन के नीचे ढूंढते हैं कहाँ छुप के बैठा है बिल में, और उनको हल्का सा कंपन सुनाई दे जाता है। फिर वो खोद खोद के पकड़ के निकाल लेते हैं। दिस इज ऑल्सो एवोल्यूशन। करोड़ों करोड़ों सालों में इवॉल्व होते होते यहां तक आया है। एनीवे, अभी आज का लेक्चर एवोल्यूशन पे नहीं है, फिर अलग से लेंगे। तो यहां का जो फूड वेब है ये तो बहुत सरल है, लेकिन ज्यादातर बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। समझ में आ गया? तो यहां हम ये दिखा रहे हैं कि भाई स्कॉर्पियन को जो यहां पर फॉक्स ने खाया, लेकिन अल्टीमेटली स्कॉर्पियन को तो कोई गोल्डन ईगल भी खा सकता है, आउल भी खा सकता है, रोड रनर भी खा, रोड रनर पे तो कार्टून सीरीज भी है, और फॉक्स भी खा सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है ना पूरा कि किस तरह से ये आपस में इंटरलिंकिंग होती हैं। फूड वेब्स हमेशा मल्टीपल फूड चेन से मिलकर बनती हैं। अब आपको याद हो गई है ये बात। ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कंज्यूम एंड आर कंज्यूम बाय मोर देन वन अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यही हमारे पूर्वजों के साथ भी हुआ। हम इंसानों के जो पूर्वज हैं होमोसेपियंस के, वो भी पहले फूड वेब का ही हिस्सा थे अफ्रीका के मैदानों में। अब वहां उनको भी जानवर खाते थे, मतलब रात अच्छे से गुजर जाए, सुबह आप जिंदा उठ जाओ, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। धीरे धीरे चीजें बदली, लेकिन लाखों सालों तक तो हमारे पूर्वज भी यहां वहां भागते फिरते थे ना। देवर पार्ट ऑफ अ प्रॉपर नेचुरल इकोसिस्टम। वो तो फिर एक अपोजेबल थंब, लार्ज ब्रेन बॉडी रेशियो, इरेक्ट पोस्चर, एबिलिटी टू लिव इन अ टीम एंड कम्युनिकेट, 5-7 फैक्टर्स ने हमको दूसरों से बहुत तेजी से आगे कर दिया, और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने फिर पूरा खेल ही बदल के रख दिया। लेकिन पहले तो हम भी तो एक फूड वेब का हिस्सा थे। आज हम सुप्रीम प्रेडेटर बन के ऊपर बैठ गए और अब हमको कोई टच कर नहीं सकता है। हमको सिर्फ हमारी हरकतें ही टच कर रही है, हमारा ही कर्म हमें पलट के मार रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? ईच ऑर्गेनिज्म हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीडिंग प्रेफरेंसेस एंड पैटर्न्स and it can itself be a prey to other consumers. Food webs connect autotrophs to the herbivores to the carnivore. आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? एक वुडेड स्ट्रीम का फूड वेब आपके सामने है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, जब पूरे अर्थ का अगर आप बनाने जाएंगे तो इट विल बिकम एन एब्सोल्युटली कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी ब्यूटिफुल इकोसिस्टम। तो हमारा जो गाया है, जिसको हम अर्थ के लिए बोलते हैं GAIA, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो थ्योरी भी यही कहती है, गाया थ्योरी, कि द अर्थ इज नॉट अ डेड ऑब्जेक्ट, इट इज एन एब्सोल्युटली अलाइव मैकेनिज्म। और मैं मानता हूं कि ये तो जीवित है, क्योंकि एक थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो आगे जाके पता नहीं कहां
तो केओस थ्योरी भी यही कहती है कि बटरफ्लाई फ्लैपिंग इट्स विंग समवेयर कैन हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस गॉड नोज वेयर, क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा है। मॉनसून भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ना। आगे हम पूरा पूरा सेशन मॉनसून पे लेके जब आपको पढ़ाएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, वो सब कवर करेंगे। समय आने दीजिए, अच्छे से कवर करेंगे। वैसे वो ज्योग्राफी का हिस्सा है, आप बोलोगे तो ज्योग्राफी भी पढ़ा देंगे। अगले सेशन में हम लेने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आज हम नहीं लेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक बहुत ही बढ़िया अवधारणा है प्यारे दोस्तों। क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में? इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम सारे के सारे पारिस्थितिक तंत्रों को 3 तरीके से स्टडी करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पहला तो है संख्या का पिरामिड, दूसरा है जैव भार का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि अलग 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 फूड चेन्स में कैसे कैसे ये पिरामिड बनते हैं। इसको हम पूरा का पूरा नेक्स्ट सेशन डिवोट करेंगे, बहुत गहराई से जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा किन किन चीज़ों की डेफिनेशंस आप मुझसे चाहेंगे, कमेंट थ्रेड में एक बार जरूर बता दें। अब मैं आपको एक सिंपल सी ग्लॉसरी दे रहा हूं कुछ डेफिनेशंस की। लोगों को अच्छा लगता है अगर उनके पास एक रिकॉर्ड में रहता है तो। ऑटोट्रॉफिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्निवोर, कंज्यूमर्स, एनर्जी पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब, हर्बीवोर, हेटेरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस, प्रेडेटर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ट्रॉफिक लेवल। ये 15 परिभाषाएं मैंने यहाँ आपके लिए लिख दी हैं। इनको अच्छे से आप कभी भी रेफर करके पढ़ सकते हैं। देखिए, ये जो सीरीज हमने शुरू की है ये अच्छी चलती रहेगी। आप इसको अच्छे से सपोर्ट करें तो हमारा भी और टीम का भी जो सब बनाती है हमारे साथ, उसका भी जोश बना रहेगा। ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ें, सारे पीडीएफ डाउनलोड कर करके रखें, एंड आई बिलीव यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल। तो आज के क्वेश्चंस पर आते हैं, आज के हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? चलिए बताइए, अभी के भी बताइए पढ़ के। व्हेन वी टॉक ऑफ कास्केड इंटरैक्शंस और ट्रॉफिक कास्केड, व्हिच ऑफ दीज डू वी रेफर टू? ABCD। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो हमने कहा ये प्योरली सिविल सर्विसेज की पढ़ाई हो रही है, तो बताइएगा इसका क्या उत्तर होगा। उसी तरह क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, तो मैं चाहूंगा कि आप इन्हें सॉल्व करें और मुझे कमेंट थ्रेड में उत्तर दें। जब तक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रखेंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहूंगा। और ये रहे हमारे आज के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत प्यारे 3 क्वेश्चंस हैं, इनके 100-200 वर्ड में आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमने हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में अभी तक बहुत सारी परिभाषाएं देखी। अब इस गेम का लेवल थोड़ा सा अगली बार और बढ़ाएंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड में घुसेंगे और उससे जुड़े फिर एवोल्यूशन से संबंधित, अडेप्टेशन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे। आने वाले सेशंस में मैं एवोल्यूशन पे भी बात करूंगा। मोटी मोटी बात आज अगर मैं आपको समरी दूं तो अब यह है कि 2021 में दुनिया के सामने आखिरी 10 साल का मौका है इस प्लेनेट को बचाने का। इस प्लेनेट को बचाने से हमारा आशा है कि मानवता को बचाने का। प्लेनेट तो बचा ही रहेगा, इंसान खत्म भी हो जाए तो प्लेनेट को कुछ नहीं होना है। वी हैव द लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेक्स्ट 10 years वेयर वी कैन डू सिग्निफिकेंट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कट्स, create significantly high intensity carbon sequestration technologies and completely move away from a carbon based economy to renewables economy। उसमें ग्रीन हाइड्रोजन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, बहुत कुछ होगा। ये हमारे पास आखिरी मौका है, क्योंकि अगर 2030 तक ग्लोबल एवरेज वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गई कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम, तो अर्थ का फिर टिपिंग पॉइंट आएगा और हम एक हॉट हाउस अर्थ में घुस सकते हैं। उसके बाद वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल है और इसीलिए भारत पे भी दबाव है कि अपना नेट जीरो टारगेट जल्दी से डिक्लेयर करो। भारत फिलहाल नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा हमारे मंत्री हैं एक जावड़ेकर जी, बड़े प्यारे इंसान हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि जो पश्चिम के देश हैं ये तो सब धोखेबाज हैं, इन्होंने हर साल $100 अरब देने की बात की थी, अभी तक दिए नहीं। तो पहले तो तुम तो दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमारा नेट जीरो का कब डिक्लेयर करना, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इशू है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको आज वो बता दूं। तो आपको अगर सेशन में मजा आया, आप कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं पीटी को, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। तो प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, हमारे बहुत प्यारे कोर्सेज एसएनटी क्रैकर कॉम्बो और इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो ये शुरू हो रहे हैं 6 जुलाई और 8 जुलाई से। कॉम्बो कोर्सेज में 4-4 कोर्सेज आपको एक साथ मिलते हैं, फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी। और ये लंबे समय के कोर्सेज हैं, इसमें इतना सीखने को आपको मिलेगा, आपके लिए, आपके भाई बंधुओं के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए भी। नेचुरली दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड डील। गो अहेड एंड एनरोल विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। अब हम आपके साथ कल भेंट करेंगे और कल अब हम टॉपिक लेने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। पिछली क्लास में मैंने बात की थी नियो लिबरलिज्म पर, अब मैं उससे जुड़ा लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक कल लेने वाला हूं। एनी गेसेस हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइएगा। तो आज की क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं, आपसे कल भेंट होगी इस सीरीज के 13th लेक्चर में। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, अपने 10 से 15 साथियों को साथ में जोड़ें और आज आपने जो जो पढ़ा उसका कुछ सार निकाल के सिंपल 4-5 बिंदुओं में कमेंट थ्रेड में लिख दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।